एटोमिसिटी में डालिए आप द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट in one molecule of the element, यानी किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। एग्जाम्पल नोट कर लिया, ये एग्जाम्पल लिखिए। जैसे O2 की एटॉमिसिटी कितनी है 2। जैसे O3 इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 3। जैसे हीलियम की 1 है। जैसे N2 की 2 है। ठीक है, तो ये जो है आपके एटॉमिसिटी को बताता है। और एटॉमिसिटी को बताता कैसे है, पहले इतना नोट कर लो। आप लोग कर लिया नोट? ठीक है, तो लिखिए, मान लीजिए एक रिएक्शन है आपकी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर, इज इक्वल टू वाटर। या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं H2 प्लस O2 एरो H2O। यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2। तो आप लिखेंगे इसको 2 वॉल्यूम, इसे लिखेंगे 1 वॉल्यूम, इसे लिखेंगे 2 वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम के हिसाब से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए 2n, यहाँ पर हो गए 1n और यहाँ पर हो गए 2n, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर n क्या है, n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नोट करते जाइए, n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हो गया, मिटा दूं? ओके, अब आप इसे 2n हटा के बल्कि लिख लो 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, ये 1 मॉलिक्यूल और ये 2 मॉलिक्यूल। आपने n को मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर दिया है। जब 2 मॉलिक्यूल H2 थे तो एक मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीजन था और 2 मॉलिक्यूल वाटर के बने। अगर मान लीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल है H2 का, तो आधा मॉलिक्यूल चाहिए हमें O2 का, मॉलिक्यूल चाहिए आपको O2 का, और एक मॉलिक्यूल बनेगा वाटर का। यानी एक मॉलिक्यूल H2 आधे मॉलिक्यूल O2 से रिएक्शन करता है तो एक मॉलिक्यूल वाटर बनता है। इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लीजिए आप। कर लिया नोट? यस मैम। ओके, अब हम क्या लिखेंगे? आपको पता है वाटर का वेट कितना होता है? वाटर का वेट कैसे निकालते हैं? 2 + 16 कितना हो गया 18। 2 + 16 कितना हो गया 18। अगर हमें ऑक्सीजन का वेट निकालना है इसमें, तो हम क्या करेंगे? वाटर के वेट में से हाइड्रोजन के वेट को माइनस कर देंगे। कितना आया 16। कितना आया 16। समझ में आ गया? यानी आप ये कह सकते हैं वेट ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16, इज इक्वल टू 16। It means half molecule of oxygen
half molecule of oxygen contain one atom of oxygen. One atom of oxygen. So one molecule of oxygen contain two atom. यानी एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2. एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2. समझ में आ गई बात? कैसे किया है हमने, एक बार फिर से समझा रही हूं मैं, मिटा दूं इसको. देखो आपने यहाँ पर H2 लिया, ये आपने हाफ O2 लिया और ये H2O बना दिया. यहाँ पर हाइड्रोजन का वेट 2 है और आधे ऑक्सीजन का वेट कितना है आपका, ये 1/2. और अगर हम इसको करें 32 और यहाँ पर आपका वाटर का वेट 18 है, आपने इसे काट दिया 16, यानी 2 + 18 16 इज इक्वल टू ये भी 18. अब आपके वाटर में ऑक्सीजन कितनी थी, 16 ग्राम. और यहाँ पर जो हाफ मॉलिक्यूल O2 का जो वेट आया है वो कितना आया है, 16 ग्राम. जबकि हमें एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन होते हैं, 2. अगर 2 का वेट लेते तो कितना होता, 32. तो एक का वेट कितना है, 16. तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो आपका मॉलिक्यूल की फॉर्म में 2 एटम से बना होता है. क्योंकि एक एटम का वेट 16 है तो 2 एटम का वेट कितना होगा, 32. इससे हमें ये पता चल रहा है कि ऑक्सीजन जो है उसकी एटोमिसिटी 2 है. ऑक्सीजन की एटोमिसिटी 2 है. ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये हो गया. आपको सिंपल इसमें ये पता होना चाहिए कि एटोमिसिटी होती क्या है. एटोमिसिटी क्या है कि एक मॉलिक्यूल में किसी भी मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, कितने एटम. जैसे हम अगर बात करें हीलियम के एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम प्रेजेंट होता है. अगर हम बात करें O2 का एक मॉलिक्यूल 2 से बना है. हम बात करें O3 का एक मॉलिक्यूल 3 से बना है, 3 ऑक्सीजन से बना है. ठीक है, अगर हम बात करें सोडियम का एक मॉलिक्यूल 1 से ही बना है, एक एटम से बना है. बात क्लियर हो गई? ठीक है. दूसरी एप्लीकेशन है इसकी डिटर्मिनेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड वेपर डेंसिटी. इसके लिए पहले मैं आप लोगों को मोलर मास समझाऊंगी कि मोलर मास क्या होता है और वेपर डेंसिटी क्या होती है, तब मैं इसको आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मोलर मास क्या होता है और वेपर डेंसिटी क्या होता है, उसके बाद ही तो आप रिलेशन निकालोगे. तो पहले मैं आप लोगों को ये समझाऊंगी. तो इसके लिए मैं पहले आपको स्टार्ट कर रही हूँ मोल कंसेप्ट. इसका ये छोड़ देना और ये मैं बाद में कराऊंगी आपको. ठीक है, तो सबसे पहले डालिए एटम क्या होता है. व्हाट इज एटम, शुरू से पढ़ते आ रहे हो. एटम्स या एटम क्या होता है, कोई बताओ मुझे. व्हाट इज एटम. 6th क्लास से या फिर साइंस जब से पढ़नी शुरू करते हैं तब से आपको एटम के बारे में बताया जाता है कि व्हाट इज एटम. स्मॉलेस्ट यूनिट. अच्छा, और मॉलिक्यूल क्या होता है, जो एटम से बना होता है. या उसे हम स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं कह सकते.
अंतर है दोनों में। देखो लिख लो, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल या यूनिट, पार्टिकल ऑफ मैटर, particle of matter which participate in a chemical reaction and does not lose its identity। दोबारा सुन लो, एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है जो किसी रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट कर सकती है पर इंडिविजुअल नहीं रह सकती। कोई भी रिएक्शन जो होती है उसमें एटम ही पार्टिसिपेट करता है, लेकिन आप ये कह दो कि ये एटम अकेला पड़ा है, एटम कभी भी अकेला नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एटम इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि वो तुरंत किसी ना किसी से रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करने के बाद में वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। दूसरा, ये रिएक्शन करने के बाद अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता। कैसे? जैसे आपका H2 प्लस हाफ O2 क्या बनाया? H2O। अब देखो यहाँ पर H2 रिएक्शन कर रहा है और O2 रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पर H और H के एटम है, यहाँ पर O और O के एटम है, और क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं आपका वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये हाइड्रोजन जो है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। ऐसा नहीं हो गया कि ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गई हो या ये हाइड्रोजन क्लोरीन में कन्वर्ट हो गई है। जो आइडेंटिटी इसकी यहाँ पर थी वही आइडेंटिटी इसकी यहाँ पर थी। प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रही हूं मैं, यहाँ बात कर रही हूँ आइडेंटिटी की। सूजल ही रहेगा 10 साल बाद भी, चेतना ही रहेगी। प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं। आप पढ़ लिख के बहुत अच्छे बन गए, आपका एटीट्यूड चेंज होगा, आपका हर चीज चेंज होगी, लेकिन आप जो हो वो रहोगे ही, हमेशा रहोगे। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो आइडेंटिटी चेंज हो सकती है, आइडेंटिटी चेंज नहीं हो सकती, प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है। और एक पॉइंट लिखो, एटम्स हैव नो independent existence। जैसे हम ये कह रहे कि हाइड्रोजन का एटम क्या हुआ? जैसे हम कह रहे हैं हाइड्रोजन का एटम है, ये अकेला नहीं रह सकता क्योंकि ये इतना रिएक्टिव है कि तुरंत किसी से रिएक्शन कर लेगा। तो ये हमेशा किसकी फॉर्म में होता है? H2 की फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में H2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है। ऐसे ही ऑक्सीजन का एटम है, ये अकेला नहीं रह सकता, लेकिन O2 की फॉर्म में रह सकता है। समझ में आ गया? अब आप बात करोगे, जैसे आप कहोगे कि मैम ये Fe है, आयरन, तो आयरन जो है वो है ग्रुप ऑफ एटम। आपको उसमें एक एटम नहीं दिखाई देगा, बहुत सारे एटम्स हैं। इसको मोल में मानते हैं, 1 मोल आयरन। 1 मोल का मतलब क्या है? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। बहुत सारे एटम मिलकर बनाते हैं एक मोल को। ठीक है। तो ये जो Fe है ना, ये फ्री स्टेट में नहीं है, ये भी कंबाइंड स्टेट में ही है, ये भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही है इसमें। ठीक है। अब डालो हेडिंग, मॉलिक्यूल क्या होता है? व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर
which exist independently which exist independently, यानी जो अकेला रह सकता है but cannot take part in chemical reaction, but cannot take part in chemical reaction. समझ में आ गई? अब डालिए हेडिंग एटॉमिक मास। मैं धीरे धीरे आ रही हूं चीजों पर। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास, व्हाट इज एटॉमिक मास? ये लगभग 1800 में करीब 1850 1860 के करीब एटॉमिक मास की डिस्कवरी हमने की थी। और एटॉमिक मास को डिस्कवर करने का उस वक्त कोई तरीका नहीं था। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, हमने 1 किलो का जब पहली बार तोला होगा तो हमने क्या किया होगा? किसी एक चीज को हमने 1 किलो माना होगा। हम कहते हैं ना कि 1 किलो का वाट जो है वो कहीं कोई लैब में रखा हुआ है। डेफिनेशन आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी। 1 किलो का जो वाट है वो कहीं एक कोई लैब है, वहां पर बना हुआ रखा हुआ है और उसके हिसाब से ये सारे वाट जो है वो डिजाइन हुए। हमें कैसे पता कि वो 1 किलो ही है? हो सकता है वो 1 किलो से ज्यादा हो सकता है वो 1 किलो से कम हो। तो हमने किसी एक चीज को 1 किलो मान लिया था। हमने किसी एक चीज को 1 किलो मान लिया और फिर उसके ही रिस्पेक्ट में हमने बाकी बाट हमने बनाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने, इसलिए हम जो एटॉमिक मास है उसे भी हम इज कैलकुलेटेड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। हमने इसे भी रिलेटिव माना है। हमने किसी एक एटम के मास को स्टैंडर्ड मान लिया। हमने 1 किलो के हिसाब से मान लिया उसको और फिर उसके हिसाब से हमने बाकी एटम्स के मास को निकाला। कैसे निकाला? हमने मान लिया एक स्टैंडर्ड एटम मान लिया हमने कार्बन 12। अब कहोगे कार्बन क्यों? क्योंकि कार्बन सबसे आसानी से मिल रहा था हमें, क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे हैं, इंसान है, सब में कार्बन है। हमने कार्बन 12 एक स्टैंडर्ड एटम मान लिया और हमने कहा कि इसके लिए 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। जैसे हमने 1 kg माना था ना, तो मान लीजिए कि ये जो है हमारी वैल्यू, हमने इसे रिलेटिव मास मान लिया, रिलेटिव एटॉमिक मास मान लिया। जैसे हमने केजी माना था, 1 किलो का वाट माना था ना, ऐसे ही हमने इस वैल्यू को हमने 1 किलो मान लिया। मान लो 1 किलो मान लिया, एक यूनिट मान ली हमने कि हम हर एटम के मास को इसके साथ कंपेयर करके उसका वेट निकालेंगे। जैसे हमने 1 किलो का एक वाट मान लिया था ना कि ये 1 किलो का वाट है और इसके हिसाब से तोलो सब चीजों को, तो वैसे ही हमने एक यूनिट मान ली 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, क्योंकि उस वक्त हमारे पास कोई डिवाइस नहीं था जिससे हम किसी भी एटम के एक्यूरेट वेट को मेजर कर सके उस वक्त 80s में। अब तो है हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर है, लेकिन उस वक्त हमारे पास कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं था जो उसके मास को मेजर कर सके। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? तो हमने मान लिया कार्बन 12 और कार्बन 12 के मास, क्योंकि ये 12 जो है कार्बन का मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास है,
हमने क्या मान लिया 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, उस वक्त स्टैंडर्डाइज कर लिया हमने। अब हमने क्या किया आगे, हमें निकालना था मास ऑफ नाइट्रोजन। मान लीजिए हमें मास ऑफ नाइट्रोजन निकालना था, नाइट्रोजन एटम। तो हमने देखा कि 14 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, यानी नाइट्रोजन के एक एटम का वेट इसका 14 गुना था, 14 टाइम्स था। जब हमने उसे कैलकुलेट किया तो नाइट्रोजन का जो मास था वो 1 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 था। जब हमने ऑक्सीजन का निकाला तो ये 16 गुना था इसके। जब हमने सोडियम का निकाला तो हमने देखा ये 23 गुना था। अब इतनी बड़ी चीज को लिखना थोड़ा मुश्किल था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 इसको बराबर कर दिया AMU के। AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। मतलब ये हमारा माना गया है, जैसे हमने 1 किलो के बाट को माना था वैसे ही इस वैल्यू को हमने माना है। जब हमारे पास कोई डिवाइस नहीं था तो हमने इसके वेट को मान लिया कि कार्बन के एक एटम का वेट इतना है, हमने उसको मान लिया, ठीक है। और उसके हिसाब से हमने फिर बाकी एलिमेंट के एटॉमिक मास को मेजर किया, तो हमने इसको एक नाम दे दिया AMU। क्या नाम दे दिया, AMU। तो अब नाइट्रोजन का वेट कितना हो गया आपका 14 AMU। ऑक्सीजन का वेट कितना हो गया 16 AMU। यहां पर AMU का मतलब क्या है, ये AMU का मतलब क्या है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। आगे बात समझ में आ गई? यस मैम। आ गई, चलो। AMU का मतलब क्या है, 1 AMU का मतलब है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ठीक है, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले कि व्हाट इज 1 AMU, तो 1 AMU क्या है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। क्लियर? इसे हम कहते हैं रिलेटिव मास। रिलेटिव मास में पहले ही बता चुकी हूँ, हम रिलेट कर रहे हैं इसको, जैसे हमने 1 kg को रिलेट किया था ना, वैसे ही हम रिलेट कर रहे हैं। और आज भी हम वेट को तोलने में आज भी हम रिलेट ही कर रहे हैं। हमें भी पता कि वो जो 1 किलो पहली बार तोला गया होगा वो सही था, हम तो तब से चले आ रहे हैं। चला आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो चीज तब से चली आ रही है। वही चीज, वही इक्विपमेंट में फीड है कि 1 किलो इतना होता है, कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। हमें ये स्टार्टिंग से डिफाइन कर दिया गया था और हम वही चीजों को पढ़ते आ रहे हैं। तो उसमें भी इसमें ये भी यही है कि AMU क्या है, AMU इसमें मान लिया कि 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, उसके एक एटम के वेट को हम 1 AMU बोलते हैं। और उसी के रिलेशन में हमने बाकी एलिमेंट के वेट को निकाला है। मुझे लगता है कि समझ में आना चाहिए, ये चीज आ गई होगी अब समझ में। ठीक है, अब मैं इसकी एक डेफिनेशन लिखा रही हूं, लिखिए, इट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। फिर से कह रही हूं मैं, रिलेटिव है ये, हमने रिलेट करके निकाला है इसको, रिलेटिव है। ठीक है, लिखिए एटॉमिक मास, नेक्स्ट लाइन में, एटॉमिक मास इज अ नंबर which tells
that how many times an atom of an element is heavier than 1/12 into mass of 1 carbon 12 atom. 1 AMU किसके बराबर है? 1 AMU क्या बताता है? 1 AMU एक नंबर है जो ये बताता है कि किसी भी एटम का मास 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 का एटम का कितना गुना भारी है, दोबारा सुन लो। एटॉमिक मास क्या है? एक नंबर है जो ये बताता है कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास या कोई भी एटम कार्बन 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम का कितना गुना भारी है, उससे कितना गुना भारी है, कार्बन 12 से कितना गुना भारी है। जैसे ऑक्सीजन कितना है? 16 टाइम्स, नाइट्रोजन कितना है? 14 टाइम्स, सोडियम कितना है? 23 टाइम्स, हीलियम कितना है? 4 टाइम्स, हीलियम का 4 होता है, 4 टाइम्स, हाइड्रोजन कितना है? 1 टाइम्स। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया। अब आगे लिखिए 1 AMU is equal to 1/12 into mass of 1 carbon 12 atom. कार्बन 12 एटम। फिर थोड़ा टाइम बीतता गया और हमारे पास एक इक्विपमेंट आया, मास स्पेक्ट्रोमीटर। और जब इस मास स्पेक्ट्रोमीटर ने एक मिनट जब इस मास स्पेक्ट्रोमीटर ने, अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो जरा तनिष्क को लिंक भेज दो, उसका मैसेज आया है मेरे पास। कोई भी मेरी आवाज भेज दिया है। अच्छा, चलो ठीक है। वो कह रही है मुझे ऐड कर लो, तो एक बार देख लेना, ठीक है। मैं अब ऐड पीरियड के बाद करूंगी उसको, ठीक है। C12 एटम मास स्पेक्ट्रोमीटर। अच्छा, मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या था? एक डिवाइस था जिसने कार्बन 12 के एक एटम को वेट किया था। वो इतना अच्छा डिवाइस था कि कार्बन, हाँ बेटा बोल स्नेहा, उसने कार्बन 12 के, उसने सीन कर लिया। हाँ, मास स्पेक्ट्रोमीटर अब बनाए हमारे पास। अब बहुत एडवांस इक्विपमेंट है। अब हमारे पास बहुत सारे अच्छे एडवांस इक्विपमेंट है जो कि किसी भी छोटे से छोटे पार्टिकल का वेट भी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो अब उसमें मास स्पेक्ट्रोमीटर ने क्या बताया? उसने बताया मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू, यानी कार्बन 12 के एक एटम का वेट निकाला उसने 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। C12 के एक एटम का वेट निकाला 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब तो 1 AMU किसके बराबर हो गया? 1 AMU हो गया 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का कितना हो गया? 1.99 इंटू 10⁻⁻23। जब इसको पूरे को सॉल्व किया गया तो ये अमाउंट आया आपका 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम।
ये जो वेट आया ये आया आपका 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। समझ में आया? आगे लिख लिया ना, ये लिख लिया। अब आगे इसने इसे सॉल्व, यस मैम। जब इसको सॉल्व किया आगे तो इसका जो वेट आया वो आया 1.6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। इसको इसने क्या किया, इसने इसको और सॉल्व कर लिया तो ये आया 1.0623 इंटू 10⁻23। चाहो तो इसे सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। अब आपको पता होगा ये वैल्यू किसके बराबर है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो इसे लिख दिया इसने 1/Na ग्राम। इतना नोट कर लो, 1/Na ग्राम, इतना नोट कर लो। कर लिया। 1 AMU किसके बराबर हो गया, 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। 1/Na ग्राम, नोट करो इतना। हो गया। हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। ये है आपका 16 AMU और 1 AMU किसके बराबर था आपका, 1 AMU था आपका 1/Na। 1 AMU आपका था 1.66 इंटू 10⁻⁻24 के बराबर। तो ये हो गया 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। नोट करो इसको। हो गया। हो गया मैम टाइम हो गया। टाइम हो गया। अरे बस 1 मिनट बता रही हूँ कि अभी तो 3 मिनट, ठीक है। 1 मिनट मैम। हाँ नोट कर लो, फटाफट फटाफट नोट करो। हो गया। ठीक है, तो इतना इसका 1 AMU का वेट निकल के आ गया, मतलब ऑक्सीजन का जो वेट था वो इतना निकल के आ गया। अब आप ये भी कह सकते हो 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10⁻23। 1 मोल किसके बराबर होता है, 0.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, इससे हमने इसका वेट निकाल देंगे ग्राम में। 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से इसका वेट निकाल देंगे। आगे 1 मोल इज इक्वल टू क्या है आपका 6.023 इंटू 10⁻23। नोट कर लीजिए इस चीज को, 6.023 इंटू 10⁻20। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हो गया मैम। हाँ अब हम क्या करते हैं इसको, अब हम देखते हैं मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। तो मोलर मास ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, मास ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो जाएगा मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इंटू एवोगैड्रो नंबर। जल्दी से नोट करो, मास ऑफ 1 O एटम इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 1/Na और एवोगैड्रो नंबर भी Na, तो Na से Na कट गया तो ये हो गया 16 ग्राम।
अभी मैं इसको कल रिपीट करूंगी दोबारा से, अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ बताने से, कल फिर से रिपीट करूंगी मैं, ठीक है? यस मैम। चलो मैं आप, क्योंकि ऑन लीव होने वाला है ये, अभी इसी क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे आप लोग, इन्हीं जो कल मैंने क्वेश्चन दिए थे